Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. एम्स नॉरसेट 2022 स्पेशल वीडियो सीरीज का ये सेकंड वीडियो है. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट appropriate age for primary immunization against tuberculosis, diphtheria, tetanus, whooping cough, measles, polio. 6 इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो कि इस क्वेश्चन में बताए गए हैं, इनके लिए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की एज कौन सी एप्रोप्रिएट है ये आपको बताना है. पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन. सबसे पहली बात हम करते हैं कि टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है, इसकी रोकथाम के लिए हम बीसीजी का वैक्सीन यूज करते हैं. बेसिलस कालमेटी गुवेरिन वैक्सीन यूज करते हैं. इसे हम एट बर्थ पर लगा सकते हैं या फिर विशेष कंडीशन में 1 साल की उम्र तक इसे लगाया जा सकता है. अप टू 1 year of age we can give BCG वैक्सीन. सेकेंड हम बात करते हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस. वुपिंग कफ को आप पर्टुसिस डिजीज के नाम से जानते हैं. इन 3 बीमारियों के लिए एक साथ वैक्सीन लगाया जाता है. इस वैक्सीन को हम 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14th वीक की एज पर बच्चे को लगाते हैं. 6, 10, 14 इस एज पर बच्चे में ये वैक्सीन लगाया जाता है. 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 महीने, 10 वीक का मतलब हो गया 2.5 महीने और 14 वीक का मतलब हो गया 3.5 महीने पर यह वैक्सीन लगता है. इसके साथ ही पोलियो वैक्सीन की बात की जाए तो ये भी 6, 10 और 14 वीक की एज पर लगाया जाता है. नेक्स्ट यहां पर बचा है मीजल्स. इसे आप रूबियोला के नाम से भी जानते हैं और ये 9 मंथ्स की एज पर दिया जाता है. इसके साथ विटामिन ए की पहली डोज भी शुरू की जाती है. तो इस क्वेश्चन में ये 6 डिजीजेस बताए गए थे. इन 6 डिजीजेस को हम 9 मंथ्स तक पहली डोज या प्राइमरी इम्यूनाइजेशन यूज कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन बी. 0 to 9 months is a primary age for all these vaccines. Option B is correct here. Next question. A nurse is teaching a client about drug therapy against Plasmodium falciparum. किसी क्लाइंट को प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम का इन्फेक्शन हुआ है, सिंपली कहें तो मलेरिया डिजीज हुआ है. व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से हुए मलेरिया इन्फेक्शन के पेशेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन टीचिंग प्लान के रूप में एज अ नर्स आप देना सही समझेंगे, उसे आपको सेलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑप्शन, the infection can be controlled. The infection can be controlled. देखिएगा, किसी पेशेंट को मलेरिया डिजीज हुआ तो हम मलेरिया के पैरासाइट को कंट्रोल नहीं करते, हम पैरासाइट को प्लाज्मोडियम को कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं, यानी कि इस रोग को बिल्कुल खत्म करते हैं. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन 4 की यदि बात की जाए तो इम्यूनिटी फ्रॉम ओरिजिनल इन्फेक्शन इज टेम्पररी. अगर आप किसी पर्सन को मलेरिया ड्रग
थेरेपी देते हैं और ड्रग थेरेपी यदि सक्सेसफुल हो जाती है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ मलेरिया से हमेशा के लिए पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन 2 कहता है इम्यूनिटी विल प्रिवेंट री इन्फेस्टेशन। देखिएगा, मलेरिया की जिस पैरासाइट से क्लाइंट को इन्फेक्शन हुआ उससे एक बार रिकवरी होने पर भविष्य में इसी स्ट्रेन से इन्फेक्शन होना संभव नहीं है। यानी उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से इम्यूनिटी तो बन जाती है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है कई प्रकार का होता है। हो सकता है दूसरे किसी टाइप के प्लाज्मोडियम से इन्फेक्शन होकर व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, तो एक बार इम्यूनिटी बनने के बाद इसका री इन्फेस्टेशन प्रिवेंट हो जाएगा, ये कहना गलत है। क्योंकि हो सकता है कोई और प्रकार का प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन कॉज कर दे। जनरली मलेरिया पैरासाइट में 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे जाते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ये सबसे डेंजरस माना जाता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल और फिर आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बचता है और यही सही आंसर माना जाएगा। द इन्फेक्शन जनरली कैन बी एलिमिनेटेड। हम इस मलेरिया इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट हैं। जनरली जब किसी क्लाइंट को मलेरिया डिजीज होता है तो सबसे पहले हम उसे क्लोरोक्विन ड्रग देते हैं। क्लोरोक्विन जो ड्रग है ये बहुत ही लेस टॉक्सिक मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए पर्सन में मलेरिया पैरासाइट जो है इस क्लोरोक्विन ड्रग से रेसिस्टेंट है, यानी इस दवा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम दवा चेंज करते हैं और फिर पेशेंट को क्विनिन दी जाती है। क्विनिन जो है एक बहुत ही रैपिड एक्टिंग मेडिसिन मानी जाती है, क्विक एक्टिंग मेडिसिन मानी जाती है। अब मान लीजिए क्विनिन से भी मलेरिया ठीक नहीं हो रहा, तो फिर फाइनली हम 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन पर्सन को देते हैं, जिसमें क्विनिन क्विक एक्टिंग मेडिसिन मानी जाती है, फिर आती है पायरीमेथामाइन और फिर आती है सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड जो है स्लो एक्टिंग मेडिसिन के रूप में जानी जाती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन देने से व्यक्ति में ये डिजीज कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is planning a community education presentation about testicular cancer. The target group should be, आप कम्युनिटी नर्स हैं और एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें आप टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में बता रहे हैं। आपको टेस्टिकुलर कैंसर किस उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा होता है ये बताना है। 20 से 30 साल, 40 से 50, 50 से 64 या फिर 65 से ऊपर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। याद रखिएगा, टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिस का कैंसर है और ये 15 से 35 साल के व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा जो टेस्टिकुलर कैंसर का प्रेजेंटेशन है उसमें टारगेट ग्रुप रहेगा 20 से 30 साल के पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वेन इज नोन एज। सबसे छोटी वेन का नाम आपको बताना है। कैपिलरी, वेना कावा, वेन्यूल्स, साइनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेन्यूल्स। सबसे पहले आर्टरीज, उसके बाद आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फाइनली वेन्स।
Next question. The most common ankle sprain involves injury to. सबसे ज़्यादा होने वाले एंकल स्प्रेन टाइप में किसकी इंजरी होती है? लेटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स, एंटीरियर टेलोफाइब्यूलर लिगामेंट, कैल्केनियोफाइब्यूलर लिगामेंट, टेलोफिब्यूलर लिगामेंट। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्प्रेन शब्द का आप हिंदी में मतलब समझेंगे तो पैर में मोच का आना। बचपन में जब आप खेलते थे तो अचानक आपका पैर मुड़ जाता था गिरने के कारण, तो कहते थे पैर में मोच आ गई है, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, हल्की सूजन भी रहती थी। तो स्प्रेन का सिंपल मीनिंग है पैर में मोच आना, पैर का मुड़ जाना। अब इस मोच के आने के कारण कौन सा लिगामेंट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, यह आपको बताना है। The right answer is option 2, anterior talofibular ligament। वैसे तो कई प्रकार की एंकल स्प्रेन होते हैं, कई प्रकार के एंकल इंजरीज होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा होने वाली यदि एंकल इंजरी की बात की जाए तो वो होती है इन्वर्जन एंकल स्प्रेन। सबसे ज़्यादा होने वाली एंकल इंजरी का नाम अगर आपसे पूछा जाए, एंकल स्प्रेन का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे इन्वर्जन, जिसे आप लेटरल एंकल स्प्रेन के नाम से जानते हैं। इन्वर्जन का मतलब है पैर का अंदर की तरफ मुड़ जाना। इन्वर्जन एंकल स्प्रेन का मतलब है अचानक आपका पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है और इस कारण आपको स्प्रेन आ जाती है, मोच आ जाती है। एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट सबसे ज्यादा इस मोच के अंदर प्रभावित होता है। जब भी हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्प्रेन कौन सा है तो आप बताएंगे इन्वर्जन एंकल स्प्रेन। और इस इन्वर्जन एंकल स्प्रेन में सबसे ज्यादा इंजरी कौन से लिगामेंट को होती है तो आप बताएंगे एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट। ऐसा मान लीजिए कि लगभग 70 से 85% तक इस इंजरी के अंदर यही लिगामेंट प्रभावित होता है, एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट। आइए अब कुछ बेसिक चीजों को भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चंस में के रूप में पूछी जा सकती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि स्प्रेन क्या है तो आप बताएंगे लिगामेंट्स में इंजरी का होना। यदि आपसे कोई पूछे स्प्रेन क्या है तो आप बताएंगे टेंडन के अंदर इंजरी होना। स्प्रेन और स्ट्रेन को याद रखने के लिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, स्ट्रेन के अंदर टी वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर टेंडन के अंदर इंजरी होगी और इसका ऑपोजिट आप याद रख पाएंगे। एक और क्वेश्चन कि लिगामेंट जो है किसके बीच पाया जाता है या किन दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है तो आप बताएंगे बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट हेल्पफुल होता है। बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट इसेंशियल होता है, इसे आप BLB बल्ब द्वारा याद रख सकते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि मसल को बोन से अटैच कौन करवाता है तो आप बताएंगे टेंडेंस, MTB से इसे आप याद रख सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस the female and male sex cells divide and they contain। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स डिवाइड होती हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए
a haploid number of chromosomes in their nuclei. Option B, a haploid number of chromosomes in their nuclei. Option C, 24 pair of autosomes in their nuclei. Option D, 46 pairs of chromosomes in their nuclei. Basic but important question. यस एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. जब भी हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन. मेल गैमेट का मतलब है स्पर्म और फीमेल गैमेट का मतलब है ओवम. मेल और फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है. अगर हम मेल और फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which finding indicate confirmed diagnosis of HIV/AIDS? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग HIV/AIDS होने को कंफर्म बताती है? ऑप्शन ए, जब CD4 सेल काउंट 1000 सेल से कम हो जाए. ऑप्शन बी, जब CD4 सेल काउंट 600 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए. ऑप्शन सी, CD4 सेल काउंट 200 से कम हो. ऑप्शन डी, 400 से कम हो. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जब किसी व्यक्ति में CD4 सेल काउंट 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम HIV/AIDS मानते हैं. आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. जब भी किसी व्यक्ति को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन की 3rd स्टेज के आने पर हम इसे एड्स का पेशेंट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि HIV इन्फेक्शन के बाद 3rd स्टेज के अंदर जो CD4 सेल काउंट है वो लगभग 200 सेल्स पर mm³ से कम हो जाता है. और जैसे ही ये CD4 सेल काउंट कम होता है, पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इस स्टेज में अगर व्यक्ति को कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है. इसी स्टेज में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे टीबी आदि पेशेंट को हो जाते हैं. एड्स होने के बाद व्यक्ति इन इन्फेक्शंस के कारण ही डेड हो जाता है. अब बात की जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CD4% या CD4 सेल काउंट, इन दोनों में से कौन सा बेटर इस्तेमाल किया जा सकता है HIV डिजीज है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए. किसी पेशेंट को HIV डिजीज है या नहीं, इसे बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए CD4% ज़्यादा बेहतर है या CD4 सेल काउंट ज़्यादा बेहतर है? यहाँ पर CD4 सेल काउंट है ये बेहतर माना जाएगा. डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, डिजीज है या नहीं इस चीज को बताने के लिए CD4% को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, जबकि CD4 सेल काउंट का इस्तेमाल डिजीज में ट्रीटमेंट कब शुरू करना है इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है.
ट्रीटमेंट कब शुरू करना है, इसके लिए CD4 सेल काउंट देखा जाता है और डिजीज है या नहीं इसे बताने के लिए CD4% का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनल्ड सूचरिंग इज डन इन। मैकडोनल्ड सूचरिंग किस सिचुएशन में की जाती है? मिस्ड अबॉर्शन में, सेप्टिक अबॉर्शन में, रिकरेंट अबॉर्शन में, कंप्लीट अबॉर्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। यस, आप बिल्कुल सही हैं। अगर किसी वुमेन में रिकरेंट एबॉर्शन हो रहे हैं, बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम मैकडोनल्ड सूचरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैकडोनल्ड सूचरिंग को आप मैकडोनल्ड ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मैकडोनल्ड ऑपरेशन और शिरोडकर ऑपरेशन, शिरोडकर ऑपरेशन। इसमें बेसिकली जिन वुमेन्स को रिकरेंट या हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा होता है, उनमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी को ट्रीट करने के लिए ये किया जाता है। टू ट्रीट सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब है कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर आया और इसका वजन और साइज बढ़ने लगता है, तो इसका दबाव सर्विक्स के ऊपर पड़ता है और सर्विक्स इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इस सर्विक्स को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसे मजबूत किया जाता है ताकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के वेट को, उसकी ग्रोथ को ये बर्दाश्त कर सके, सर्विक्स ओपन ना हो, डायलेटेड ना हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a child is hospitalized because of persistent vomiting. The nurse should monitor the child closely for which problem? एक बच्चा जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया क्योंकि उसे लगातार वॉमिटिंग्स हो रही थी, इस बच्चे में एज अ नर्स आप कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का अनुमान लगाएंगे और उसे क्लोजली मॉनिटर करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं डायरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। जब भी किसी पर्सन को वॉमिटिंग होती है तो उसके स्टमक का कंटेंट लॉस होता है। उसके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि एसिड का लॉस होता है, और अगर एसिड बॉडी से निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? एल्केलाइन मीडियम बचेगा, बेस बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि बच्चे को लगातार डायरिया हो रहा है, लगातार दस्त लग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कौन सा मेटाबॉलिक कंडीशन देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा, जब भी बच्चे को डायरिया होता है तो उस सिचुएशन में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, इंटेस्टाइन से बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। और बाइकार्बोनेट जो है बेसिकली ये एल्केलाइन है, बेस मीडियम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और अगर बॉडी से ये बाइकार्बोनेट निकल गए तो पीछे क्या बचा? एसिड बचा। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक
एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सिंपली इस बात को याद रखिएगा, अगर लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो एसिड का लॉस होगा, पीछे बचेगा बेस यानी मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। और अगर डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट आयन निकल जाएंगे, बेस निकल जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या? एसिड। तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which snack selection by a client with osteoporosis indicate that the client understands the dietary management of these disease? एक ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट अपने खाने में स्नैक्स में किस चीज का सिलेक्शन यदि करे तो हम ये मानेंगे कि अब इसे इस बात का पता चल चुका है कि इसके लिए कौन सा फूड हेल्दी है। ऑप्शन ए, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। Option B, a blueberry muffin. Option C, a cup of yogurt. Option D, a banana. The right answer is option C, a cup of yogurt. योगर्ट का नाम आपने काफी सुना होगा, ये आखिर योगर्ट है क्या? अगर आप दूध में शक्कर मिलाकर इसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करवा दें तो ये योगर्ट तैयार हो जाएगा। योगर्ट बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम योगर्ट कल्चर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप 1 कप योगर्ट खिलाते हैं तो उससे उसको 400 mg कैल्शियम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति इन चारों ऑप्शंस में से 1 कप योगर्ट को एज अ स्नैक सेलेक्ट करता है तो उसे इन बाकी सभी ऑप्शंस की तुलना में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, जो कि 400 mg के आसपास है। और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के अंदर पेशेंट के शरीर में कैल्शियम की ही कमी होती है। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ले रहा है तो मतलब उसे पता है कि उसे कैल्शियम की आवश्यकता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करके ही वो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज से छुटकारा पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंश्योर homogenization when diluting powdered medication in a vial, the nurse should। आपने कभी पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल मेडिसिन को डिस्टिल वाटर से डिसॉल्व करके पेशेंट को लगाया है? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि जब इस पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल ड्रग में आप डिस्टिल वाटर या फ्लूइड ऐड करते हैं तो इसे थोड़ा समय लगता है मिक्स होने में, डिसॉल्व होने में। इस मेडिसिन को इस लिक्विड के अंदर जल्दी डिसॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता है आप इस वाइल को बहुत ही तेजी से झटके से शेकिंग करेंगे, हिलाएंगे ताकि वो फटाफट मिक्स हो जाए। या फिर आप इस वाइल को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लेकर गोल गोल घुमाएंगे, जेंटली रोल करेंगे। ऑप्शन 3 कहता है कि आप स्टैंड के ऊपर वाइल को उल्टा करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऑप्शन 4 कहता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस सॉल्यूशन को वाइल में ऐड करेंगे और ये अपने आप मिक्स हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। हम वाइल के अंदर लिक्विड को निडल द्वारा इंसर्ट करके, इंजेक्शन से इंसर्ट करके इसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर गोल गोल घुमाएंगे, मूवमेंट कराएंगे, हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में। ऐसा करने से हमारे हाथों के बीच इतनी एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा जिससे कि ये पाउडर फॉर्म मेडिसिन इस लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाए। कभी भी आप पाउडर फॉर्म मेडिसिन को मिक्स करने के लिए झटके देकर वाइगरसली शेकिंग करके मिक्स नहीं करेंगे।
और इसे कभी भी उल्टा नहीं रखेंगे, ना ही इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट इज नोन एज। ब्लाइंड स्पॉट को आप और किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए मैक्यूला लूटिया, ऑप्शन बी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन सी फोविया सेंट्रलिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। The right answer is option B, it is optic disc। देखिएगा, इस पूरी बात को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी आई है, ये आपकी आंख है, ये आई का पीछे वाला पार्ट है रेटिना जिसे आप बोलते हैं, और रेटिना के एक हिस्से से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है जो यहाँ से निकलकर ब्रेन तक जाती है, यानी आई के अंदर जो भी इमेजेस बनती हैं उसे रेटिना से पर्दे से लेकर ब्रेन तक जाने का काम इस ऑप्टिक नर्व द्वारा किया जाता है। अब ये ऑप्टिक नर्व इस रेटिना में जिस जगह से बाहर निकलती है, इस जगह पर ना तो रॉड सेल्स होती हैं और ना ही कोन सेल्स होती हैं। इसी वजह से इसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। आंख के पर्दे यानी रेटिना का वह पॉइंट जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, वहां पर ना तो रॉड सेल्स होती हैं ना ही कोन सेल्स होती हैं। इसलिए इस एरिया को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि इस हिस्से पर यदि कोई इमेज बनती है तो उसे हम देख नहीं सकते। दूसरी बात, इस ब्लाइंड स्पॉट को हम ऑप्टिक डिस्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस जगह पर जो ऑप्टिक नर्व है वो आई के अंदर एंटर होती है, या यूं कहें कि बाहर निकलती है। सो याद रखिएगा, ब्लाइंड स्पॉट कह दीजिए या फिर ऑप्टिक डिस्क कह दीजिए, दोनों का ही मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर इज यूज्ड टू असेस। गोनियोमीटर डिवाइस किस चीज के असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? ऑडिटरी फैकल्टी, मसल स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट, या फिर विजुअल एक्यूटी। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। किसी व्यक्ति के जॉइंट में कितनी मूवमेंट हो पा रही है, इस चीज को असेस करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसे गोनियोमीटर का नाम दिया जाता है। गोनियोमीटर की इमेज आपको मैं आज ही अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। इस वीडियो के अपलोड होते ही आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक वाटर फीवर occurs in some clients with malaria. For which response should the nurse assess this client? मलेरिया से सफरिंग कुछ पेशेंट्स में ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलता है। इन पेशेंट्स में एज अ नर्स आपको कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट जरूर करना चाहिए? डार्क रेड यूरिन, लो ग्रेड फीवर, क्ले कलर डायरिया, कॉफी ग्राउंड एमएसएस। The right answer is option 1, डार्क रेड यूरिन। अगर किसी पर्सन को प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण लंबे समय से मलेरिया डिजीज हो तो उसके अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स जो है डिस्ट्रक्शन होने लगती हैं, यानी आरबीसी जो है टूटने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं।
और डैमेज्ड आरबीसी क्लाइंट के यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है, इसे हम हीमोग्लोबिनोयूरिया के नाम से जानते हैं, जिसके कारण क्लाइंट में डार्क रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। आरबीसी के डिस्ट्रक्ट होने के कारण रीनल फेलियर भी इस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। ऑप्शन 4 के अंदर कॉफी ग्राउंड एमएसिस बताया गया है, यानी कि पर्सन जो वॉमिटिंग करेगा उसका कलर कॉफी कलर का होगा। ये हमेशा आपको अपर जीआई ट्रैक्ट में हो रही ब्लीडिंग के बारे में बताती है। ऑप्शन 3 में क्ले कलर्ड डायरिया बताया है। क्ले कलर्ड स्टूल या क्ले कलर डायरिया वह कंडीशन है जिसमें या तो बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो या फिर बाइल जो है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण स्टूल में मिक्स नहीं हो पा रहा हो। इस कारण जो स्टूल का कलर है एबनॉर्मली व्हाइटिश दिखाई देता है, इसे ही हम क्ले कलर्ड स्टूल के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को क्विकली रिवाइज करने की एक कोशिश की है। होपफुली आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और एमसीक्यूज देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।